प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा अब अंतिम चरण पर है। आखिरी के 3 दिन हैं जब हम चुनावी चर्चा के तहत बातचीत करेंगे और उसके बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय विषयों पर केंद्रित चर्चा का हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मेरा आज का जो हमारा विषय है वो महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लेकर और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर बारी बारी से बात करने का है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के रूप में नई सरकार अस्तित्व में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी के अंतर्गत डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली। साथ ही मंत्रिमंडल भी गठित हो गया, क्योंकि उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल जैसे जाने पहचाने चेहरों ने भी शपथ ली। अब जो मसला है वो मसला है आने वाले समय की चुनौती का। सरकार तो आ गई मध्य प्रदेश में और ऐसे वैसे नहीं आई है, प्रचंड बहुमत के साथ आई है। 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई है 230 की विधानसभा में। पर ये जीत के साथ जो वचनबद्धता है उस वचनबद्धता पर आज बात करने की जरूरत है। डॉक्टर मोहन यादव और उनके साथ में 2 मंत्री मंत्रालय में पहुंचे, कार्यभार ग्रहण किए, पहला फैसला भी लिए तो एक बड़ा फैसला लिए कि अब प्रदेश में कहीं पर भी किसी भी धार्मिक स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं रहेंगे। अच्छा है, पर अभी बात उस संदर्भ में होनी है जो चुनाव के दौरान पार्टी ने सत्ता में बने रहने पर जनता से वादे की शक्ल में व्यक्त की थी। क्या कहा था? लाडली बहना के संदर्भ में 1250 रुपए महीना, कितने? 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं के खाते में हर महीना। सिलेंडर 450 रुपए, पूरा भार कितना? तकरीबन 280 करोड़ रुपए महीना। धान और गेहूं के संदर्भ में 3100 रुपए और 2600-2700 रुपए की कमिटमेंट, उसके संदर्भ में भी वित्तीय भार। और वो तब है जब 3 लाख से ज्यादा का कर्ज, करोड़ से ज्यादा का कर्ज प्रदेश के ऊपर है। कैसे निपटेगी भाजपा इससे? कैसे चलेगी सरकार इस पर आज हम बात करेंगे। या केवल ये चुनाव जीतने तक के लिए था? अब इसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। हमारे साथ इस गंभीर विषय पर विमर्श करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में बालेंदु शुक्ल जी हैं, कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है, लंबे अरसे तक मंत्री रहे, वह हमारे साथ है, बड़ा दीर्घ उनका प्रशासनिक अनुभव रहा है। हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुखर आवाज हैं। अमूमन राजनीतिक विषयों पर बोलने के संदर्भ में सलूजा जी को महारत हासिल है, पर इस बार विषय राजनीतिक नहीं प्रशासनिक ज्यादा है। सलूजा जी थोड़ा समझना पड़ेगा। और इन सब के बीच में हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी भी। चर्चा की शुरुआत सलूजा जी से ही करते हैं। तो सलूजा जी, 2700 रुपए पे गेहूं, 3100 रुपए पे धान, 1250 में लाडली बहना, 3000 तक पहुंचा देने का वादा, बिजली की सब्सिडी, उज्ज्वला के सिलेंडर, और इन सब के बीच में हर बार आने वाली खबरें, सरकार ने फिर 1000 करोड़ रुपए कर्ज उठाया, सरकार ने फिर 2000 करोड़ रुपए कर्ज उठाया। और कर्ज इतना उठाया, 3 करोड़ 31 लाख से ऊपर जा चुका कर्जा। क्या कहते हैं सलूजा जी, कितना भारी पड़ेगा? देखिए, यदि कर्ज की बात करें तो हमने जो कर्ज लिया है वो जो शर्तें हैं उसके तहत जो यदि बात करें तो प्रक्रिया का पालन करके लिया है। तो हमने जबरदस्ती ऐसा कर्ज नहीं लिया है कि नियमों के विपरीत लिया है या जो हमारी सीमा नहीं थी उससे ज्यादा ले लिया है। हमने कर्ज लिया तो राजस्थान ने भी कर्ज लिया था, कांग्रेस शासित राज्य ने, छत्तीसगढ़ ने भी लिया था, महाराष्ट्र ने भी लिया, सभी राज्य कर्ज लेते हैं। और हम कर्ज लेके कोई घी पीते नहीं, भ्रष्टाचार नहीं करते, हम तो विकास के काम में लगाते हैं। और यदि 3 लाख करोड़ का कर्ज हो गया तो जिस समय मध्य प्रदेश का बजट 21,000 करोड़ का था, आज प्रदेश का बजट भी 3,14,000 करोड़ का पहुंच गया। यदि जीडीपी की बात करें तो 71,000 करोड़ से 15 लाख करोड़ जीडीपी पहुंच गई। तो हमने पैसे के अभाव में तो कभी कोई मध्य प्रदेश में योजना बंद नहीं करी, न कभी शिवराज जी ने, कभी आपने देखा होगा पैसे का रोना रोया। ये सब बातें तो कमलनाथ जी करते थे। हम तो लगातार प्रदेश को विकास के पथ पर भी अग्रसर ले जा रहे हैं। लगातार विकास की सारी योजनाएं चालू है, चाहे लाडली बहना योजना हो या किसान सम्मान निधि, हमने जो कहा वो खाते में भी डाला। बिजली सब्सिडी की बात करें तो हम तो जो कहते हैं करते हैं। यदि कर्ज बढ़ा है तो प्रदेश का बजट भी बढ़ा है, प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ी है। सर थोड़ा दलील बड़ी कमजोर सी है कि भाई अगर कर्ज बढ़ा है तो जीडीपी भी बढ़ी है। सवाल इस बात का है कि अगर आपकी आय बढ़ी है तो आय और खर्चे का अनुपात क्या चल रहा है? जो कर्ज था और कर्जा बढ़ता जाए तो कुल मिला के कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है। ये पढ़ाया जाता है बच्चों को। कहाँ पे पढ़ाया जाता है? बिजनेस स्कूल के अंतर्गत। ये प्रदेश के संदर्भ में करने क्या जा रहे हो भाई? हमने तो ये बताया कि भाई जो चल रहा था उस पर इतना कर्जा हो गया, और अब अगर ये जो सारी घोषणाएं आपने चुनाव के दौरान कर रखी हैं, चुनाव से पहले कर रखी हैं,
अगर इनको पूरा करने में लग गए तो कर्मचारियों को तनख्वाह देने के और सड़क वड़क बनाने के संदर्भ में भूल ही जाएं, ऐसे हालात अर्थशास्त्री बताते हैं। सलूजा जी, इन चिंताओं से कितना सरोकार रखते हैं? हमने नारा दिया था डबल इंजन की सरकार, हमें चिंता वाली बात नहीं। केंद्र में मोदी जी की सरकार बैठी है जो हमें हर तरह का सहयोग देने के लिए तत्पर है। यदि डबल इंजन की सरकार है, यह स्थिति होती कांग्रेस के सामने कि कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे, उनकी सरकार आती तो कैसे करते। हमारे पास तो केंद्र सरकार का सहयोग है, हमें जो भी सहयोग लगेगा, समर्थन लगेगा, केंद्र सरकार खुले मन से देगी, आर्थिक सहयोग भी देगी। हम तो प्रदेश की हर जो वादे हमारा उसको पूरा करेंगे, उसमें केंद्र सरकार हमारे साथ। इसलिए तो डबल इंजन ने कमाल की बात बताई है भाई। हमारे पास जैसे अलादीन के पास चिराग था ना, घिसता था जन्न निकलता था, जो चाहते थे हो जाता था। तो सलूजा जी बता रहे हमारे पास में भी जन्न है, केंद्र सरकार है, घिसेंगे जो चाहेंगे मिल जाएगा। बालेंद्र जी, इस आत्मविश्वास के संदर्भ में, इस सोच के संदर्भ में क्या कहते हैं आप? सलूजा जी के चेहरे पर मुस्कान इस भरोसे में है डबल इंजन की सरकार। हमारा इंजन लाचार भी हुआ तो क्या हुआ, दूसरा इंजन खींच देगा हमारी गाड़ी को। वैसे तो जवाब तो आप ही ने दे दिया है जी। सलूजा जी खुशकिस्मत होना मुझे पता नहीं है जी, लेकिन एक सीनियर व्यक्ति हैं सलूजा जी, और ये कहना कि केंद्र सरकार हमारे साथ है जी, क्या जहाँ पर केंद्र की सरकार के विरुद्ध कोई सरकार है तो क्या केंद्र उनको सहयोग नहीं देगा? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में केंद्र सरकार सभी राज्यों को देखती, संभालती और मदद करती जहां आवश्यक जरूरी होता है। केंद्र सरकार ये देख के नहीं देती है कि कहाँ बीजेपी की सरकार है, कहाँ कोई अन्य सरकार है। तो सलूजा जी इस गलतफहमी में अगर बैठे हैं, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े संकीर्ण दृष्टिकोण रखती है और राजनीतिक आधार पर वो लोगों को मत देती है, जनता की आवश्यकता के आधार पर नहीं देती है। वो देखती है कि वहां बीजेपी सरकार है, वहां की जनता को दुख हो रहा है, वहां कोई आवश्यकता है तो तुरंत उनको मदद मिलती है। लेकिन अगर दूसरी सरकार है तो केंद्र सरकार देखती है कि भाई यहाँ की तो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उन्होंने चुनाव में सहयोग नहीं दिया था, इसलिए देश की उस प्रदेश की जनता को सहयोग नहीं देना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी की अलावा सरकार है। अगर इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी चलती है तो वो बहुत आने वाले दिनों में और स्पष्ट हो जाएगा और आम आदमी भी समझने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस दृष्टिकोण से काम करती है। तो मैं समझता हूँ ये सोच अपने आप में व्यर्थ है और गलत है, और आने वाले दिनों में जो आपने दिक्कतें और जो इन्होंने बताया था कि वो प्रदेश की जनता के साथ क्या करने वाले हैं, भाई करेंगे कहाँ से? बोलना तो बड़ा आवश्यक बहुत जरूरी है, और खासतौर से चुनाव के दिनों में तो लंबी लंबी घोषणाएं करना बड़ा औचित्यपूर्ण लगता है, लेकिन अपने आप नहीं लगता है कि ये योजनाएं आगे जाकर के दिक्कत देंगी शासन प्रशासन को। सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, कोई ना कोई टैक्स लगाना पड़ेगा। आप पैसा आता कहाँ से? आम जनता से तो पैसा आता है। जब आप बिना किसी आमदनी के खर्चा करोगे तो आपके ऊपर बोझा लदेगा। ये स्वाभाविक बात है, ये कोई बड़े भारी कारीगरी की बात नहीं है। अब चुनाव जीतने के लिए आपने तमाम घोषणाएं कर दी। अब शिवराज सिंह जी ने तो छुट्टी पाई, वो तो भले हो गए अपने कि घोषणा करके चलते बने। अब हमारे नए मुख्यमंत्री जी के ऊपर से सारा बोझा आ गया है। मैं समझता हूँ कि सरकार चलाना इनको मुश्किल होगा, आम जनता को दिक्कत जाएगी, और ये सरकार 5 साल चल सके मुझे उससे पूरी शंका है। अच्छा, एक बात बताइए बालेंद्र जी, ये भाजपा की घोषणाओं को लेकर कैसे चलेंगे ये आपकी चिंता का विषय हो गया, पर घोषणा इसी के बराबरी की कमलनाथ जी भी कर रहे थे, जिसको लेकर आप भी खूब भाषण दे रहे थे। तो कमलनाथ जी उन घोषणाओं के साथ में चल जाते, डॉक्टर मोहन यादव नहीं चल पाएंगे, ऐसा कैसे संभव है भाई? ये तो बताइए। ये हुनर कमलनाथ जी को आता है, मोहन यादव जी को नहीं आएगा। नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, अभी उनको सारी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होगी, तब मुझे ऐसा लगता है। और करें तो करें क्या, घोषणा तो करके कोई और करना पड़ेगा मोहन यादव जी को। अब जब करेंगे तब दिक्कत जाएगी। और जैसा आपने बताया कि इनके पास तो अलादीन का चिराग है ही, दिक्कत पड़ी, दिल्ली फोन किया, पैसा आ जाएगा, खड़ाखट काम होंगे। क्योंकि बीजेपी तो जहाँ बीजेपी की सरकार है
वहां काम करेगी, बाकी देश को नुकसान हो फायदा हो इसकी कोई चिंता उसकी नहीं। कोई चिंता नहीं है। मैं जाना चाहता हूं गिरजा शंकर जी के पास, पर सलूजा जी को लग रहा है इसमें अगर मैं चुप रह गया तो फिर मैं काय का प्रवक्ता हुआ भाजपा का। बालेंद्र जी लगातार मेरे संदर्भ में बोलते रहे, मैं चुप रह जाऊं। जी सलूजा जी कह ही लीजिए, चूकिए मत। जी एक बात तो मैं जो कहना चाहता था आपने कह दी कि इन्होंने नारी सम्मान 1500 की घोषणा करी, 500 में सिलेंडर करा। जब इनको पैसे की चिंता नहीं, कमलनाथ जी पूरी कर लें। हमारी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है उस पर सवाल उठा रहे। मैं इनको बता देना चाहूं, भाजपा की सरकार संकीर्ण विचारधारा से काम नहीं करती। जी भाजपा की सरकार उस सरकार को पैसे देती है जब पारदर्शी सुशासन वाली सरकार हो। अब कांग्रेस की सरकार तो पैसा लेके भ्रष्टाचार करती है, अच्छा, इसलिए एक कांग्रेस सलूजा जी को मदद बड़ी नहीं देती। गंभीर किस्म की बात की आपने, कहा कि हमारी केंद्र सरकार हर उस सरकार को मदद करती है जो पारदर्शी और सुशासन देने वाली सरकार है। सलूजा जी केवल इतना बता दो कि देश में कौन कौन सी पारदर्शी और सुशासन देने वाली सरकार है भाजपा के अलावा। थोड़ा इतना सर्टिफिकेट तो आपसे आज जारी हो ही जाए। हिमांशु जी, मैं मध्य प्रदेश का प्रवक्ता हूं, मैं मध्य प्रदेश से बाहर जाता भी नहीं, देखता भी नहीं अभी और तो बात भी आपने नहीं करता। केंद्र सरकार के लिए इतना बड़ा दावा किया कि देखो भाई, देश में जहां पे भी पारदर्शी और सुशासन की सरकार होती है वहां पर केंद्र सरकार मदद करती है, खुले मन से मदद करती है। तो हमने एक सवाल कर लिया सलूजा जी, तो आप तो पल्ला झाड़ दिए ऐसे। प्रदेश के बाहर में प्रदेश का प्रवक्ता हूं, मेरी सीमा भी नहीं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूं, मैं क्यों प्रदेश से बाहर के विषयों अच्छा, पर बोलूं? केंद्र सरकार की सराहना के संदर्भ में स्टेटमेंट दे दिए, और जब हमने उससे जुड़ा हुआ सवाल कर दिया तो सलूजा जी तुरंत अपने आपको स्टेट का बता दिए। ठीक है सलूजा जी, लोग देख रहे हैं हमारे दर्शक की सलूजा जी कैसा खेल कर रहे हैं। पर हम गिरजा जी के पास आते हैं। गिरजा जी आपसे जानना चाहते हैं, घोषणाएं अपार, क्या करेंगे सरकार, थोड़ा बताइए ना गिरजा जी। बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि न तो अब उन वादों से मुकर सकती, कि ये नहीं हो सकता कि ये वादे जो है वो हम उसको उससे अलग हटते हैं। ये भी नहीं हो सकता कि चूंकि चुनावी वादे हैं पूरे 5 साल के हैं तो हम 5वें साल में पूरा करेंगे। ये तो वादों को पर अमल करना, इनको तो कल से ही शुरू करना पड़ेगा। 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं। यदि इन वादों पर काम नहीं हुआ तो इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव के प्रोस्पेक्ट पे पड़ेगा। तो पहली प्राथमिकता तो सरकार की होगी कि इन योजनाओं को जो पहले से चल रही हैं वो भी, और जिनकी घोषणाएं उनके संकल्प पत्र या वचन पत्र में जो है उनको भी कैसे जल्दी से जल्दी लागू करें, जमीन तक पहुंचाएं। मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं, ना तो ये संकल्प पत्र है ना ये वचन पत्र है, ये मोदी जी की गारंटी है। इस बार बदला हुआ था मामला, ये पार्टी का संकल्प पत्र और वचन पत्र के रूप में सामने नहीं आया है, मोदी जी की गारंटी के रूप में। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, ये मोदी जी की गारंटी के रूप में कहा गया है। अब गारंटी तो अतिरिक्त है, इनका अपना घोषणा पत्र भी जारी हुआ है जिसमें बहुत सारे वादे किए गए हैं, और मोदी जी की गारंटी जो है वो तो उसके ऊपर है। सवाल यहाँ पर यह है कि इस चुनौती को कैसे पार्टी या सरकार, नई सरकार जो है वो कैसे पार पाएगी। यदि ये कोई सरकार ये मान के चल रही है कि केंद्र सरकार से हम जितना चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा मिल जाएगा, ये कभी संभव नहीं होता। इसके लिए एक नियम प्रक्रिया बनी हुई है, उन्हीं प्रक्रियाओं के तहत आपको केंद्र से मदद मिलती है। और केंद्र की बहुत सारी योजनाएं जिनका लाभ प्रदेश को मिलता है, उन योजनाओं के साथ में बाइंडिंग ये होती है कि स्टेट का अपना योगदान होता है उसमें, आर्थिक योगदान। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो 60-40 के रेशो में अमल में आती हैं, कुछ योजनाएं हैं जो 80-20 के कंट्रीब्यूशन में आती हैं, और जब स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा उस योजना में नहीं देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा देना बंद कर देती है, वो योजनाएं ही बंद हो जाती है, वो योजना पर अमल नहीं होता। ये बहुत गंभीर मसला है। अब यहाँ पर देखना यह होगा कि इस चुनौती से कैसे पार पाया जा सकता है। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन जो मोटे तौर पर एक सामान्य पत्रकार के रूप में देखता हूं मैं, सरकारों में आप देखेंगे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ी मात्रा में हम देखते आए हैं। चाहे वो अधिकारी हों, चाहे मंत्री हों, चाहे दूसरे और लोग हों, जो साधनों का जो दुरुपयोग होता है सरकार का, कई बार कई सरकारों ने इस पर रोक लगाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो बहुत सफल नहीं हुए। मसलन जो दिल्ली में जो रेसिडेंट कमिश्नर होता है,
उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? स्टेट को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में किसी भी डिपार्टमेंट की जो मीटिंग होती है, लाइजनिंग होती है, उसके लिए यहां से दर्जन भर अफसर बार बार दिल्ली मीटिंग में जाएं, ये नहीं होता। वो काम रेसिडेंट कमिश्नर करता है। लेकिन आप देखेंगे कि व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं होता। रेसिडेंट कमिश्नर जो है केवल मुख्यमंत्री के दौरों तक ही उन्हें काम सीमित रहता है। बहुत और हर मीटिंग में, हर दौरे मतलब अधिकारी जो है वो दिल्ली दौरा करते रहते हैं। इस तरह के यदि आप निकालेंगे तो सरकार में बहुत स्तर पर बहुत सारा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। यदि इसको केयरफुली तरीके से और कड़ाई के साथ में यदि इस पर रोक लगाई जाए तो काफी धन बचाया जा सकता है। अच्छा, मैं गिरिजा जी एक महत्वपूर्ण विषय पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। इन घोषणाओं पर अमल करना ज्यादा दबाव हो गया डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री शपथ लेने के कारण, या शिवराज सिंह रहते तो एक कंफर्ट था, थोड़ा समय लेकर भी लागू कर लेते, तुलना रहेगी। अगर शिवराज जी होते तो ऐसा हो जाता, अब डॉक्टर मोहन यादव है इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या आप मानते हैं नए नेतृत्व के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है इन घोषणाओं को तुरंत क्रियान्वयन करने का दबाव, अपेक्षा ज्यादा रहेगी क्योंकि एक नया नेतृत्व सामने आया है प्रदेश के? कि शिवराज जी रहते तो उनके लिए ये लिवरेज होता कि वो कुछ देर बाद लागू करें। उनके ऊपर भी यही दबाव होता क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। आप ये देखिए पहले तो चाहे मुख्यमंत्री शिवराज जी होते या डॉक्टर मोहन यादव हों, दोनों के सामने पहला दबाव तो यही रहेगा कि सारी योजनाएं जो अब तक चल रही हैं वो उसी स्पीड से चलती रहें, उसमें कहीं कोई ब्रेक न लगे। और दूसरा, जो चुनाव में घोषणाएं की गई हैं उन घोषणाओं पर अमल में लाना। इन दोनों के लिए आर्थिक व्यवस्था, आपके पास विकल्प कुछ नहीं है। विकल्प यह है कि उन योजनाओं को आपको लागू करना है। अब सिर्फ विकल्प यह है कि आप उसके लिए आर्थिक संसाधन कैसे जुटाते हैं, आय के स्रोत कैसे बढ़ाते हैं। और वो उसके लिए आपको शुरुआती दौर में बहुत वक्त नहीं मिलेगा। आप ये समझे कि इसकी प्लानिंग करके हम इसको करने के लिए हमको वक्त मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको दबाव जो है वो लोकसभा चुनाव का है। कुल मिलाकर आपको कमाने के लिए समय ज्यादा नहीं है पर खर्च तुरंत से कर देना है, ये चुनौती गिरिजा जी बता रहे हैं। क्या कहते हैं नरेंद्र सलूजा जी? भाई चुनाव आया था, चुनाव से 4 महीने पहले लाडली बहना योजना जैसा कमाल का उपक्रम आया था, 1000 रुपए महीना। चुनाव की घोषणा होती उससे पहले एक और कमाल हुआ रक्षाबंधन के मौके पर, 1250 में तब्दील हो गए। और साथ साथ ये भी कह दिया पूरे चुनाव में चलाया 3000 जब तक नहीं हो जाएगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अब ये बताओ सलूजा जी, लोकसभा चुनाव तक 1250 से 1500 हो जाएगा या लोकसभा चुनाव 1250 से ही निपटाया जाएगा? बस इतना समझा दो सलूजा जी। आपने शिवराज जी की यदि बातें उस समय की याद की हो तो शिवराज जी कहते थे कि मैं भी 1000 रुपए दे रहा हूं, मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाकर 1250 करूंगा, फिर जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होगी 1500 करूंगा, 1750 करूंगा, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं सीधे 3000 कर दूंगा, सीधे 1500 कर दूंगा। तो व्यवस्था हुई। मैं भी कौन से आपसे 3000 कल से देने की बात कर रहा हूं। मैंने तो एक सवाल किया सलूजा जी और आपने बताया डबल इंजन की सरकार, चमत्कार आपके पास। तो बस इतना पूछा सलूजा जी, फिर से मेरे सवाल को समझिए कि लोकसभा चुनाव तक 1250-1500 में तब्दील हो जाएंगे या लोकसभा चुनाव 1250 में ही निपटाए जाएंगे? बस इतना तो सवाल है सलूजा जी, ज्यादा परेशान थोड़ी कर रहा हूं मैं आपको। चुनाव की दृष्टि से, ना लोकसभा ना विधानसभा की दृष्टि से, हमने कहा जैसे जैसे आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होती जाएगी हम बढ़ाते जाएंगे। अब वो लोकसभा के पहले हो जाए बाद हो जाए उसका कोई टाइम गाइडलाइन नहीं कही हमने, लेकिन यह तय है कि हम उसको बढ़ाएंगे। अब वो कभी भी बढ़ सकती है, जैसे जैसे हम मजबूत होते जाएंगे वैसे वैसे राशि बढ़ती जाएगी। अच्छा एक बात बता दो आप, फिर मैं बालेंद्र जी के पास जाऊं, समय है सीमित। ये 1000 से 1250 हुआ था, वो आर्थिक स्थिति में कौन सी मजबूती आई थी जिस पैमाने के चलते 1000 से 1250 हो गया था? बस इतना समझा दो सलूजा जी कि देखो आर्थिक स्थिति में ये सुधार हुआ और ये 1000 से 1250 हुआ, तो हम इंतजार करेंगे भाई ऐसे ही फिगर आ जाए 1500 हो जाएगा। ये आर्थिक है, अब इसके बारे में तो अपन इस डिबेट के अंदर तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन आर्थिक मजबूती है जब तो 1250 डाल सके ना। आर्थिक मजबूती है जब अगली बार फिर से बुलाता हूं आपको, उस समय में वो फिगर लेकर आइएगा, दर्शकों का ज्ञानवर्धन होगा और आपकी साख भी दर्शकों के बीच में बहुत बढ़ेगी कि देखो सलूजा जी कितनी तर्कसंगत बात कर रहे हैं। पर मैं बालेंद्र जी वापस आपके पास आ रहा हूं। अगर ये सारी घोषणाएं पूरी होती तो आपके लिए कुछ बचेगा बालेंद्र जी? गेहूं 2700 रुपए पे खरीदा जाएगा, धान 3100 रुपए पे खरीदा जाएगा, मिड डे मील के साथ अब पौष्टिक नाश्ता भी मिलेगा, तेंदुपत्ता के अंतर्गत 4000 रुपए प्रति बोरा मिलेगा,
वरिष्ठ एवं दिव्यांग नागरिकों को 1500 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। आयुष्मान भारत में 5 लाख से ऊपर खर्च हुआ तो मुख्यमंत्री के यहां से उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि हो जाएगी। तो आप बताओ, अगर ये सब हो गया बालेंदु जी, तो कांग्रेस को चुनाव लड़ना बंद ही कर देना पड़ेगा, या आप मानते हैं कि अभी भी अपने लिए चुनाव लड़के जीतने की कोई गुंजाइश रहेगी अगर इतना सब कुछ हो जाएगा? पहले तो चुनाव होंगे 5 साल बाद, जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है। अरे मैं तो लोकसभा की पूछ रहा हूँ बालेंदु जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक पूछ रहे हो। 4 महीने किसी तरह से खींचतान के शायद जी ये कुछ घोषणाओं को पूरी कर दें और ढोल बजाए जोरों का, देखो हमने ये कर दिया, देखो हमने ये कर दिया। अरे भैया 4 महीने तो करना है, तो कहीं से भी संसाधन जुटा फुटा करके पब्लिक को, जनता को दिखाने के लिए कि बहना को इतना दे दिया, किसानों को इतना दे दिया, आम जनता को इतना दे दिया। अरे 2-3 महीने तो देना, करना क्या है? चुनाव के बाद देखी जाएगी। उसके बाद मोहन जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तब सामने आएगा। अभी समय तो तब आएगा जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। अभी मोदी जी को चाहिए सत्ता, जी केंद्र में सत्ता चाहिए, इसलिए सब योजनाएं उनकी चालू रहेंगी जहां जहां पर प्रदेश में उनकी सरकारें हैं। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति एकाएक तो स्फटित होनी जाएगी, बढ़ नहीं जाएगी। आपने सही सवाल किया, 1000 से 1250 क्यों किया? खैर सलूजा जी नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो अपन जानते कि अपन ऋण कितना ले लें, कब का हमको जरूरत पड़ रही है और चुनाव के पहले कितनी जरूरत पड़ रही है। उसके लिए केंद्र सरकार तो उनके पास जेब में है ही। केंद्र सरकार सलूजा जी की जेब में है, जब चाहिए पैसा तब निकाल लेंगे। तो 4 महीने तो गुजारने किसी तरीके से, उसके बाद क्या होगा? अच्छा बालेंदु जी, ये बताइए, आपने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की, देखो मोदी जी को तो सत्ता चाहिए, तो आपने मोदी जी पे तो बढ़िया टिप्पणी कर दी। कांग्रेस राहुल गांधी और खड़गे जी को क्या चाहिए भाई? हमें तो चाहिए बहुत कुछ है, लेकिन राजनीति में होता यही है, ऊंच नीच होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है, जय पराजय होती रहती है। इससे राजनीतिक खिलाड़ी डरता नहीं है, हम उसका सामना करते हैं, समीक्षा करते हैं। इस बार मध्य प्रदेश में ऐसी हवा थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, सबका कहना है ऐसा सरकार बनेगी। अब डबल इंजन ने डबल जंप लगा दिया। अब ये कैसे लगा दिया, इसकी जानकारी हम लोग अभी जुटाएंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन चर्चा ये भी है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ खटबाजी हुई है, कहीं ना कहीं बेईमानी हुई है, वरना इस तरह से तीनों राज्यों में सरकार नहीं आती। कोई छत्तीसगढ़ में सोच ही नहीं रहा था। क्या बात कर रहे हैं बालेंदु जी, आपके नेता एक दूसरे के कुर्ते फड़वा रहे थे और फिर आप हमसे यहाँ पे सवाल कर रहे हो, यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? आप तो मुरैना का प्रभारी थे, पहले कुलदीप सिकरवार, फिर अजय सिंह कुशवाहा और एंजल सिंह कंसाना जीत गए, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हो आप? नहीं, मैं जिम्मेदार, आपने 1 और 2 उदाहरण देने से 230 सीटें यहाँ पर, तो मैं नहीं कह सकता कि कुर्ता फड़वाने से सारी सरकार गिर गई और आम जनता एक तरफ बह गई। अरे हंसी मजाक चलता रहा था, बड़े बड़े नेता हैं, ऐसी बात है क्या कोई सीरियसली करेगा? लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बता दिया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुश्ती हो गई है, कपड़े फट रहे हैं, टांगे टूट रही हैं। ऐसा कहीं होता है? तो ये जो चीज चलिए हमारा विषयांतर हो जाएगा। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आना चाहता हूं, पर सलूजा जी को हस्तक्षेप कर रहे हैं। जी सलूजा जी। देखिए, ये तेलंगाना जीतते हैं जब इनको ईवीएम में गड़बड़ नहीं दिखती, जब ये छिंदवाड़ा की 7 सीट जीतते हैं तब गड़बड़ नहीं दिखती, दिग्विजय सिंह के लड़के चुनाव जीतते हैं जब गड़बड़ नहीं दिखती, लक्ष्मण सिंह के भाई हार जाते हैं, भतीजे हार जाते हैं तो गड़बड़ दिखती है। तो आप ये बाकी सीटें, आप जो कर्नाटक हिमाचल जीते हैं, क्या गड़बड़ी से जीते हैं क्या? इसके बारे में भी बोलती है। जब जश्न क्यों मनाते हैं आप? छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी 4 दिन के लिए जश्न मनाने क्यों गए? आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं कि छिंदवाड़ा की जीत भी गलत हुई है, वहां तो आप जश्न मना रहे हैं। तो देखिए, आप हार का दोष ईवीएम को देते हैं, मतदाता सूची को देते हैं, प्रशासन को। हमारा विषय भी ईवीएम नहीं है। सलूजा जी ने एक दलील दे दी, भाई 3 राज्यों में हारे, तेलंगाना जीत भी गए, कोई सेटिंग दी क्या? बहरहाल मैं गिरिजा जी वापस आपके पास आता हूं और एक आखिरी टिप्पणी चाहता हूं। क्या आपको लगता है इस घोषणा पत्र का क्रियान्वयन कहीं ज्यादा जिम्मेदारी, कहीं ज्यादा सक्रियता, कहीं ज्यादा सजगता से होगा, क्योंकि नया नेतृत्व भाजपा ने दिया है? क्या माने कि इस घोषणा पत्र के संदर्भ में निगाह ज्यादा रहेगी, उम्मीद ज्यादा रहेगी, दबाव ज्यादा रहेगा? दबाव तो देर से बन जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है
और जो वादे हैं, जो जो, जो घोषणा पत्र में जो बात की गई है वो तो पूरा करना ही है। सवाल तो ये है कि जो योजना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, गैस सिलेंडर देने की या लाडली बहना को देने की, उसमें तो कोई कटौती हो ही नहीं सकती। जी। और यदि मान लीजिए कि योजना के शुरू होने के 4 महीने के भीतर 1000 से 1250 हो गया, तो फिर 4 महीने के भीतर उसको 1500 आप किस आधार पर नहीं करेंगे? आप पैसे जुटेंगे, संसाधन होंगे तो करेंगे, ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं होती। आपको तो एक समयबद्ध तरीके से योजनाओं को लागू करना होगा और इसके लिए एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन की तरफ सरकार को जाना होगा, जिसमें विशेषज्ञों की राय की जरूरत हो तो वो लें और ये देखें दरअसल कि जो सरकारी धन है उसमें जो आय को बढ़ाना बहुत जल्दी संभव नहीं होता, आय बढ़ाने की सीमा होती है, लेकिन जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पर पूरे नहीं होते और उसका जो कास्ट कलेक्शन होता है वो हजारों करोड़ में जाता है। यदि इन तमाम चीजों पर कड़ाई से नियंत्रण कर लिया गया तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक जो आर्थिक चुनौती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो हम बातचीत के अगर निष्कर्ष पर पहुंचे तो निश्चित रूप से मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार तो आ गई है, पर उसके पास चुनौती भी आ गई है संकल्पों को पूरा कर दिखाने की। डॉक्टर मोहन यादव पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया। वो भरोसा आने वाले समय में सही साबित हो, उसके लिए बेहद जरूरी है कि उन घोषणाओं पर सही तरीके से अमल हो जिन पर भरोसा करके जनता ने यह प्रचंड बहुमत दिया। क्या डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम ऐसा कर पाएगी? अगर कर पाएगी तो वो भाजपा नेतृत्व के फैसले को सही भी साबित कर देगी। तो आने वाले समय में हम इंतजार करेंगे डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम के क्रियान्वयन का। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी इन संकल्पों का भार है। सत्ता परिवर्तन के साथ उसको लेकर क्या कुछ नजर है, इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में, जिसके तहत अब हम बातचीत करेंगे छत्तीसगढ़ में गठित नई सरकार के संदर्भ में। विष्णुदेव साय के रूप में नया मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को प्राप्त हो गया। उनके साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी प्राप्त हुए, अरुण साव और विजय शर्मा। इन तीनों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी विशेष तौर पर रायपुर आए। शपथ के तुरंत बाद ये मंत्रीगण मंत्रालय पहुंचे, मंत्रालय में कार्यभार संभाला, परिचय किया और साथ ही ये ऐलान भी किया कि कल सुबह ही हम पहली कैबिनेट की बैठक भी करेंगे। पर विष्णुदेव साय के साथ में नई सरकार तो आ गई, पर उसके साथ साथ चुनौतियां भी अपार आ गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा अंतर है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, भाजपा की ही सरकार वापस आ गई, भले ही नेतृत्व बदल गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है पूरी तरह, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की सरकार आ गई। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है कई वादों के साथ अस्तित्व में आई है। इन वादों के साथ में बड़ी चुनौतियां हैं। इस प्रदेश का बजट है 1,21,000 करोड़ का। कर्ज के संदर्भ में बताया है स्वयं मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सवाल के आधार पर कि 82,000 करोड़ का कर्ज प्रदेश के ऊपर है। और इन सबके बीच में कई घोषणाएं जो भाजपा ने की है, जिसमें महत्वपूर्ण है 2 साल का बकाया बोनस देना, जिसके तहत तकरीबन 4,000 करोड़ की व्यवस्था करनी है। साथ साथ घोषणा है इस प्रदेश की 60 लाख विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाना। अगर इसे अभी से लागू किया जाता है तो हर महीने तकरीबन 600 करोड़ की व्यवस्था सरकार को करनी है। 18 लाख आवासहीनों के संदर्भ में काम शुरू कराना, इसके तहत 25,000 रुपए तुरंत जारी करने हैं पहली किस्त के। अगर इसके आधार पर देखें तो तकरीबन इसका जो राशि है वो भी अच्छी खासी हो जा रही है हमारी जानकारी के अनुसार। तो कुल मिलाकर ये कि 50,000 करोड़ की व्यवस्था सरकार को करनी है। कैसे, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे और वित्त विषयों के जानकार समझे जाने वाले, भले ही कांग्रेस में रहते उनके पास वित्त विभाग नहीं रहा, पर वित्तीय समझ के लोग उनके कायल रहे। टी.एस. सिंहदेव साहब हमारे साथ में। हमारे साथ रजनीश सिंह जी के रूप में एक सुधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, सौम्य चेहरा है, जो बेलतरा से विधायक हुआ करते थे, भविष्य की संभावना है, वो हमारे साथ है। और साथ ही साथ आर्थिक पहलुओं पर दृष्टि डालने के लिए रविंद्र ब्रह्मे जी भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत हम टी.एस. सिंहदेव साहब से ही करेंगे और सीधा सवाल सिंहदेव साहब आपसे यही है, क्या छोड़कर गए हैं विरासत में, खजाने में कुछ पैसे वैसे छोड़कर गए हैं,
जिससे विष्णुदेव साई जी को कुछ मदद मिले। बताते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी ठीक ठाक पैसा छोड़कर गए थे आप लोगों के पास में, इसलिए जैसे ही आप एली कैबिनेट किए तो तुरंत कर्ज माफी सब कुछ कर दिए थे। तो वैसा कुछ आप भी निभा के गए, ऐसा कुछ खाली वाली करके चले गए? नहीं, पैसे तो हमेशा रहते हैं और आमदनी भी लगातार आती रहती है जी अब तो जीएसटी का जमाना है जी तो जीएसटी में तो हर महीने जो स्टेट जीएसटी है वो आती है, सेंट्रल जीएसटी का हिस्सा है हर 2 महीने में आ जाता है, तो ये तो रुकता नहीं। जी माइनिंग वगैरह का पैसा है ये भी लगातार आता रहता है, एक्साइज का पैसा है ये भी लगातार आता रहता है, तो इसमें तो कमी नहीं हो सकती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो ग्रांट्स या फाइनेंस कमीशन का जो डिवोल्यूशन है वो भी आता रहेगा, मुझे विश्वास है वो तो कम नहीं होगा जी। तो आमदनी के ये 4 बड़े जरिए हैं राज्य के पास और चारों में मुझे रुकावट नहीं अरे दिख भाई रही। आपने आमदनी के जरिए बताया, पर आपने देने के भी तो कई जरिए खोल रखे थे। तो हमने तो इतना ही पूछा सिंधिया साहब कि प्रदेश की आर्थिक हालात क्या हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के इतने लोक लुभावन वादे हैं इन्हें पूरा करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको लगता है आसानी से हो जाएंगे, या आपको लगता है भाई कर तो दिए हैं अब करके दिखाएं पूरा? हिमांशु जी, वायदा करने में तो दोनों ने कसर नहीं रखा जी और दोनों पार्टियों ने ये ध्यान में रखा होगा कि ये किए जा सकते हैं। जी अंतर केवल एक बात का मैंने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि किसान को जो हम टॉप अप देंगे 3100 रुपए में धान अगर खरीदी करेंगे, 2183 रुपया का एमएसपी है, जी तो वो एक मुश्त हम देंगे। जी कांग्रेस की सरकार 4 किस्तों में देती थी, एक मुश्त देंगे तो वो एक भार आएगा। मेरे को नहीं लगता है कि बिना लोन लिए वो संभव है पूरा हो पाना, तो हो जाती है व्यवस्था, मुझे लगता है कि कर लेंगे। नहीं, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण मसला है, वो है आवासहीनों को मकान के संदर्भ में बड़ी लड़ाई लड़ी थी आपने, हालांकि आप उस लड़ाई में सफल नहीं रहे थे अपनी सरकार में ही, पर भाजपा ने कहा है 18 लाख आवासहीनों के मकान बनवाएंगे, 25,000 रुपए पहली किस्त जारी करनी है। क्या कहते हैं सिद्धू साहब? आपके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए विष्णुदेव साई की सरकार काफी वचनबद्ध दिखाई दे रही है। अच्छा है, ये काम करेंगे। और मुझे अभी जानकारी तो नहीं है कि 25,000 7.5 लाख वाला हुआ है जी या 18 लाख वाला हुआ है। 18 लाख तो आइडेंटिफाई भी नहीं हुए होंगे। जी मुझे लगता है पिछली सरकार ने जो 6,99,000 और 47,090 अतिरिक्त आइडेंटिफाई करके 25,000 की किस्त जारी की थी, जी उसकी 25,000 की अगली किस्त जारी हुई होगी। जी और अब गवर्नमेंट में वो आए हैं तो बाकी आइडेंटिफाई करने होंगे हितग्राही। 18 लाख हितग्राही आइडेंटिफाई करेंगे तब फिर उनको किस्त देने की होगी। मुझे नहीं लगता है कि अभी किस्त देने की स्थिति होगी। तो ये सिंधिया साहब का कहना है कि जब वादे किए हैं तो भाई इंतजाम भी होगा। क्या कहते हैं रजनीश सिंह जी? रोएंगे तो नहीं आप आने वाले समय में, या पैसे ही नहीं है, भूपेश बघेल जी कुछ छोड़ कर नहीं गए हैं, पिछली सरकार ने काम ऐसा किया है, कैसे करें? ऐसा तो कुछ नहीं ना, जनता उम्मीद करे जो जो आपने कहा है सब कर गुजरेंगे, सब मिलने वाला है लोगों को। सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार और छत्तीसगढ़ के लोगों को माननीय विष्णुदेव साई जी को बधाई, शुभकामनाएं। माननीय अरुण साहब जी को, माननीय विजय शर्मा जी को, उप मुख्यमंत्री बनने की आपकी इसके माध्यम से बधाई। और बाबा साहब बैठे हुए हैं, बहुत वित्तीय के जानकार रहे हैं, लेकिन जिन चीजों का आपने जिक्र किया, थोड़ा 2-3 चीजों को मैं पुराने चीजों का जिक्र करके जरूर इसमें थोड़ा सा जो मेरे जानकारी के हिसाब से है उसको बताऊंगा जी कि छत्तीसगढ़ जब 2000 में बना और 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही, लगभग 8,000 करोड़ का बजट से छोड़ के गए जी और छत्तीसगढ़ की पहचान अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी ये हुआ करती थी। लेकिन 2003 से 2018 तक में वो 8,000 करोड़ का बजट को हमने लगभग 92,000 करोड़ तक ले गए। और चाहे विकास की दृष्टि में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य या फिर हितग्राही मूलक, तमाम हितग्राही मूलक योजना जो आज भी छत्तीसगढ़ में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और जब हमारे संकल्प पत्र आते थे तो उस समय लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पूरा करें, लेकिन हमने पूरा किया। आप 15 साल के हमारे जो संकल्प पत्र में देखेंगे तो एक बोनस को छोड़ दे जिसको अभी हम देने जा रहे हैं, सभी काम को हमने पूरा किया। और अभी अब जो विषय आपका जो आ रहा है जी कि धान का 4,000 लगभग 3800 करोड़ का जो 2 साल का बोनस होगा, महतारी वंदन योजना में जो लगभग
6,500-7 हजार करोड़ सालाना आने वाला है। धान में अभी भी ये सरकार लगभग 500 के हिसाब से तो दे रही थी। अब जो अतिरिक्त भार आएगा 400 रुपये प्रति क्विंटल का, उसको 8,000 करोड़ का मान ले रहे हैं। तो इसके लिए यदि हम देखें, ये जो अतिरिक्त भार 3-4 योजनाओं का है, यदि जो इनकी योजना थी उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहे थे, जो उसमें लूप होल्स थे, यदि रोक दे तो काफी कुछ हमको, चाहे शराब का मामला हो, चाहे कोयला का मामला हो, राजीव मितान क्लब से 132 करोड़ से 150 गोबर खरीदी में जाता था, ये सब चीजों का समीक्षा करके भी देखेंगे। और जिस तरह के माननीय बाबा साहब ने बताया, केंद्र की जो राशि है वो लगातार मिलती है और राज्य के भी अपने संसाधन। इस सरकार में जो मेरे को लगा कि हम जो लक्ष्य तय करते थे राजस्व प्राप्तियां का, यदि मैं 5 साल का इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो लगभग 20% का इनका जो राजस्व अनुमान था प्राप्तियां का, हर साल उसमें चुप करते थे। और इसके पीछे यदि कारण थी तो कहीं न कहीं मुझको जो लगता है कि हम उसमें दृढ़ संकल्पित नहीं थी, इच्छा शक्ति में कमी थी, और इसके लिए करप्शन भी बहुत बड़ा जिम्मेदार था कि हम ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे। लेकिन यदि हम लक्ष्य प्राप्त कर लें, जो राजस्व प्राप्तियां हैं, कुछ चीजें हैं जिसको रोक दें और कुछ नए चीजों का सृजन करें, तो ये राशि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको माननीय मोदी जी के नाम। एक मासूम सा सवाल है आपसे, क्या है आपने कह दिया अगर हम कुछ चीजों को रोक लें, डरे हुए हैं लोग, उसमें थोड़ा रोशनी दे दें। ये गोबर खरीदी रोल मॉडल बन रहा था छत्तीसगढ़ भाई, कांग्रेस जहां जहां सरकार में आना चाहती थी या जहां सरकार में थी बोल रहे थे हम भी करेंगे खरीदी, तो ये जारी रखेंगे या बंद कर देंगे? या बिजली बिल हाफ, इसके संदर्भ में सब अपने बिजली बिल का इंतजार कर रहे हैं, अब आप आ गए हैं, बने रहेगा या बंद कर देंगे? तो थोड़ा बताएंगे इसके संदर्भ में। अब राजीव मितान क्लब चलेंगे या क्लबों पे ताला डलेगा? क्या कहते हैं रजनी जी, इन्हीं से ही तो बाकी योजनाएं पूरी नहीं हो जाएंगी या ये योजनाएं चलती रहेंगी और साथ साथ आप जो कार्यक्रम लेकर आए हैं वो भी आगे बढ़ेंगे? देखिए हिमांशु जी, हमने राजीव मितान क्लब का कहीं जिक्र नहीं किया है, गोबर खरीदी का जिक्र नहीं किया है। लेकिन यदि गोबर खरीदी में यदि लगता है कि इसको और ट्रांसपेरेंसी के साथ, और इसका लाभ किसको हो रहा है, मैंने इसको बार बार, ये विषय चर्चा लंबा हो जाएगा आज के विषय में संदर्भ में, लेकिन इससे हम देखें तो किसान को, मैं हजारों, आप भी देखेंगे, पता करेंगे तो जो हम सामान्य गरीब की बात करते हैं किसी को लाभ नहीं हुआ। इसमें कोई विशेष जो पशुपालक है उनको लाभ हुआ है। इसलिए ये योजना कोई बहुत गांव में तरक्की आ गई है बोल सकते हैं, यदि तरक्की आती तो ये रिजल्ट नहीं रहता। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसमें निश्चित रूप से समीक्षा की जरूरत है, और ऐसे योजना जिससे लोगों को सिर्फ बाहर में दिखाई देता है लेकिन वास्तविक लाभ नहीं था, ऐसे योजनाओं का निश्चित रूप से समीक्षा होगा और जरूरत पड़ी तो ऐसी योजनाओं को बंद भी किया जा सकता है। तो कुल मिला के समीक्षा की तो बात कह ही दी रजनी सिंह जी ने, मंतव्य बता दिया है। समीक्षा के अंतर्गत निष्कर्ष तो वैसे ही निकलते जैसा सरकार चाहती है। पर रविंद्र ब्रह्मे जी हमारे साथ में एक निष्पक्ष भूमिका के लिए हैं अर्थशास्त्री के तौर पर। क्या कहते हैं ब्रह्मे जी, कितना आसान है, घोषणाओं का अंबार है? देखिए निश्चित रूप से थोड़ा दबाव रहेगा, राजस्व पे दबाव रहेगा जी, और इनके लिए सीमा जो लोन की है, यदि कोविड में उन्होंने बताया कि हमारी ग्रोथ रेट 11% की होगी तो हमारा जीडीपी 5 लाख का हो जाएगा, तो उससे जो लोन लेने की सुविधा होगी लगभग 17,000 से 18,000 करोड़ ये ले सकते हैं लोन, तो एकदम सेफ साइड है। 3% जीडीपी का यदि निकाल, यहाँ तक कुछ नहीं है। इस साल के बजट में इन्होंने दिखाया था कि लगभग 0.7% रेवेन्यू सरप्लस बजट, तो वो लगभग 3,500 करोड़। तो इस प्रकार से इतना मान सकते हैं कि इतना पैसा भी इनके पास है, 17-18,000 करोड़, 3,500 करोड़ और जोड़ दें जी। और बजट ये कह रहे हैं कि 1,21,000 करोड़ में 8% का लगभग इंक्रीज होगा। ये मंत्रालय वगैरह बनाना भी शुरू कर दी, तो अंदाजा 1,29,000 करोड़ का बजट हो सकता है ये। तो ये सारा कुछ इसको इसी में मैनेज करना पड़ेगा और यदि सरकार मैनेज कर सकती है तो, और यदि अपने साथ ही साथ ही देखिए हमारी जो ये एक कंजम्पशन स्टेट नहीं है, प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और इसलिए हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो 11.5% यदि नॉमिनल रेट पर है, हमारा जीएसटी ग्रोथ जो है वो 8% का है जी।
तो राज्य में ग्रोथ को बनाए रखते हुए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हुए, यदि वेलफेयर स्कीम को यदि टारगेटेड करते हैं कि जिनको इनका लाभ मिलना चाहिए उनको मिले, और जो है जो वास्तव में इसके पात्र नहीं है, जो वेलफेयर स्कीम में अननेसेसरी जो पे कर सकते हैं, जिसकी पेइंग कैपेसिटी है, को ना दिया जाए, तो ऐसे कि लोक लुभावन ना बना के टारगेटेड रखें योजनाओं को, तो ये काफी हद तक मैनेज हो सकता है। काफी हद तक मैनेज हो सकता है। पर मैं सिंघदेव साहब आपसे थोड़ा और विस्तार से बात करना चाहता हूं। जो आपकी 5 साल की सरकार थी ना, वो बांटने के मामले में बड़ी उदार थी, लेकिन लोग ये सवाल करते थे कि भाई कुछ बना भी रहे हो कि नहीं बना रहे हो। नई सड़कें, नए पुल, नई बिल्डिंग, नई इमारतें, इनको लेकर आप कटघरे में खड़ा रहते थे। और एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो बीच में बड़े मुखर थे इस बात को लेकर, देखो ये फ्रीबी की जो योजनाएं हैं ना, ये देश के लिए ठीक नहीं है। पर जो कुछ भी आप दोनों ने इस चुनाव के दौरान वादों की झड़ी लगा के किया है ना, उसमें बांटने में कौन कितना और आगे है वैसे ही दिखता है। तो प्रदेश का भविष्य क्या देखें? बढ़ते बढ़ते ऐसा तो नहीं कि सबका दिवाला निकल जाएगा? दिवाला निकलने की स्थिति तो नहीं दिखती जी। ये स्पष्ट है कि आमदनी जितनी होगी उतना ही खर्च हो पाएगा, और लोन लेने की भी एक सीमा में अगर रहेंगे, लोन लिया भी जा सकता है, उसमें कोई कानूनी बंदिश नहीं होती। यही है कि डेफिसिट बढ़ जाएगा, 3% से ऊपर चला जाएगा फिस्कल डेफिसिट, किए जा सकते हैं ये चीजें। एक तरफ आमदनी बढ़ाना, एक सामान्य रूप से ये माना जाता है कि पिछले बजट की तुलना में 14% ग्रोथ बजट रेवेन्यू का आता है। हर साल लगभग 14% ग्रोथ आता है। ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक मान के हम लोग चलते हैं। और जीएसटी इत्यादि का भी जो आप जान ही रहे हैं कि प्रावधान रखा गया था, वो प्रोटेक्टेड रेवेन्यू 14% ग्रोथ का ही रखा गया था। उसके आसपास अभी जो कलेक्शन चल रहे हैं वो होने चाहिए। ये एक राज्य के राजस्व का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जीएसटी होता है। इस तरफ से मुझे कमी महसूस नहीं हो रही। घोषणाएं हैं, ये बड़ी घोषणाएं हैं। फ्रीबीज की जो बात आती है, अब ये मान लेना चाहिए कि सभी सरकारें आने वाले कुछ समय के लिए, कम से कम कुछ चुनावों में और उसके बाद सरकारें जो आएंगी उनके क्रियान्वयन में, ये बातें सोशल सेक्टर की, सोशल जस्टिस की, उनको इम्प्लीमेंट करने की, इस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की। अभी तो हमने हेल्थ को टच नहीं किया है जी, एजुकेशन को टच नहीं किया है, तो बाकी चीजों को ही अपन ने किया है। हेल्थ में भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है प्राथमिकता से, एजुकेशन में भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इनमें चुनौतियां निश्चित रूप से रहेंगी। हमको राजस्व के स्रोत बढ़ाने की दिशा में काम करना ही होगा। हर सरकार को, आज भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला है, उनको भी जो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी वो ना केवल इनमें खर्चा करने की, बल्कि राजस्व को भी बढ़ाने की। और जो एक आकलन होता है कि सोशल सेक्टर में कितना और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कितना खर्चा करेंगे, तो 17-18%, 16% को हेल्दी माना जाता है। पिछली सरकार में जो आपने रोड और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, ये कुछ कम था, इसमें कोई दो बात नहीं है, ये कुछ कम था। तो इसको बढ़ाना और साथ में जो सोशल सेक्टर के लिए घोषणाएं हुई हैं, इनको पूरा करना, ये निश्चित रूप से चुनौती होगी। लेकिन मेरा इसी में तो सवाल है सिंघदेव साहब, बीच में रोकते हुए, जो रमन सिंह जी के नेतृत्व में 15 साल का कार्यकाल था, या पूर्ववर्ती अजीत जोगी के समय पे भी कार्यकाल था, उसमें बड़ा फोकस रहता था इंफ्रास्ट्रक्चर पर। एक नया राज्य एक आधुनिक स्वरूप ले, इस दृष्टि से बड़े काम किए गए, वो स्वरूप दिखा भी। लेकिन पिछले 5 साल में उसको पीछे रखकर लोगों को पैसा मिले और लोग हमारे साथ रहे, इस नीति के अनुसार सत्ता संचालन हुआ। अब जो चुनौती है, वो चुनौती इस रूप में दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी सत्ता में आने के संदर्भ में लोगों को सीधा पैसा देने का वादा किया है। जैसे विवाहित महिलाओं के संदर्भ में 1000 रुपये महीना, छोटी मोटी रकम नहीं है। 600 करोड़ रुपए न्यूनतम खर्च होना है इस प्रावधान के अंतर्गत। तो सिंघदेव साहब, आने वाले समय को क्या देख रहे हैं? अब प्रदेश को संवारना महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, व्यक्ति जेब में पैसे ले और उसके आधार पर पार्टी के साथ बना रहे, यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। मोटा मोटी हिमांशु जी, 2 पैमाने अगर ले लें, ऐसे तो कई पैमाने हैं जी। अर्थव्यवस्था के या आर्थिक प्रबंधन के हम देखें, पैमाने पे अपनाना है जी। एक टॉप डाउन जो थ्योरी है,
कि आप ऊपर से सशक्त करिए। ऊपर पिरामिड अगर लेंगे आप जी। तो पिरामिड की जो चोटी है वहां से आप उसको मजबूत करके अर्थव्यवस्था को नीचे ले जाइए, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि इत्यादि, और धीरे धीरे 25 के नीचे तक बात जाएगी। और दूसरा है बॉटम अप अप्रोच, जी। जो पिरामिड का तल है, चौड़ा तल है, ज्यादा आबादी जहां रहती है, इसको मजबूत करके आप अर्थव्यवस्था को मजबूत करिए, परचेसिंग कैपेसिटी बनाइए, और परचेसिंग कैपेसिटी के आधार पे आप मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाइए। तो मेरी सोच में मैन्युफैक्चरिंग अकेले सफल हो ही नहीं सकती जब तक कि आप परचेसिंग कैपेसिटी नहीं बनाओगे। आप क्या बनाना चाहते हो, क्या बेचना चाहते हो, मर्सिडीज कार बना के बेचना चाहोगे, या बॉटम लेवल पे जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाना चाहोगे। इस बीच में अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्रियों का मंथन रहता है। जी। और मैं भी उस पक्ष का हूं कि देखिए, अर्थव्यवस्था या विकास को जब हम देखते हैं, मोटा मोटी दो पहलू अगर देखें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चमचमाती सड़कें दिखेंगी, बिल्डिंग दिखेंगी इत्यादि, और दूसरा नागरिक जो खर्च करके उनकी सुविधाओं का उपयोग ले सके। अच्छी सड़क दिखती है, दिखने में अच्छी लगती है, आकर्षक भी रहती है, काम भी आती है, लेकिन आमदनी परिवार की बढ़ी कि नहीं। मेरे लिए प्राथमिकता परिवार की आमदनी बढ़ाना, चाहे वो बीपीएल परिवार हो, चाहे मध्यम वर्ग हो। अपर क्लास को मैं उतना नहीं लेता क्योंकि वो सक्षम है अपने। मैं सिंधु साहब आपके इस गंभीर विमर्श को थोड़ा और गंभीर करना चाहूंगा। तो आप ये आमदनी कैसे बढ़ाना चाहते हैं? इस तरीके से कि व्यक्ति घर में बैठा रहे और उसके खाते में पैसा डलता रहे और वो ये देखे कि शाम को पीने वीने का इंतजाम कैसे होना है? या आप चाहते हैं कि सड़कें बने, सड़कों के लिए मजदूरों को मजदूरी दी जाए, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए जाए, अगर डेली बेसिस की मजदूरी है तो उस मजदूरी को बढ़ाया जाए ताकि उसके हिस्से में पैसे ज्यादा आए? आप मेहनत करने वालों के हिस्से में पैसे देना चाहते हैं या बिना काम के आपको पैसे मिलते रहेंगे, इस व्यवस्था के साथ में अपनी तरक्की पर मुग्ध होना चाहते हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो विचार अभी चल रहा है, वो मिनिमम एनुअलाइज इनकम का विचार वैश्विक स्तर पे चल रहा है। देश उसको कर नहीं पा रहे। जैसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर, दुनिया के देशों ने अपना लिया है एक लक्ष्य, लेकिन उसको कर नहीं पा रहे। लेकिन जो सोच है वो इसी दिशा की है कि समाज के हर वर्ग की एक न्यूनतम आमदनी तय करनी चाहिए। उसको आप घर बैठे मानिए, चाहे मेहनत से मानिए। और रोड वाली जो बात आती है, देखें, ये मेरा विचार है, गलत सही हो सकता है। आपने एक रोड बनाई, उस रोड को अंबिकापुर से लेकर रायपुर तक की सड़क बनाई और उसमें मजदूरों को लगाया। कितने दिन उनको रोजगार मिलेगा? किस गांव के हैं जिनको रोजगार मिलेगा? और सड़क बन गई तो काम खत्म। फिर दूसरे जगह सड़क बनेगी, वहां के मजदूर को पैसा मिलेगा। फिर चौथे जगह सड़क बनेगी, वहां के मजदूर को पैसा मिलेगा। पूरे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को पैसा कैसे मिलेगा? या जिनको आमदनी की आवश्यकता है उनको पैसा कैसे मिलेगा? तो व्यवसाय और ओपन मार्केट की व्यवस्था अपने जगह है। गवर्नमेंट को अगर सपोर्ट करना है तो मेरे लिए 28 मंजिला मकान जिसमें कि 2 हेलीपैड बने हुए हैं और 3 तले में पार्किंग है, उनको मदद करने के पहले सरकार को मदद उस वर्ग को करना चाहिए जो अपने आप से उतनी आमदनी बनाने के लिए सक्षम नहीं है। जो खरीदी करेगा तो जीएसटी में भी कंट्रीब्यूट करेगा, अर्थव्यवस्था में भी कंट्रीब्यूट करेगा। जो आजकल वेलनेस इंडेक्स एक आया है मापने का कि समाज की स्थिति क्या है, केवल जीएसडीपी या जीडीपी अब लोग कह रहे हैं कि आकलन नहीं है, हैप्पीनेस इंडेक्स आकलन है समाज के स्वास्थ्य का। तो ये सब के बीच में आपको उस तबके को भी देखना पड़ेगा। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नहीं देख सकते, केवल फ्रीबीज को जिसको कहा जा सकता है उसको नहीं देख सकते, केवल घर में बैठ के आमदनी दे रहे हैं उसको भी नहीं देख सकते। आपको ऐसा रास्ता बनाना पड़ेगा जो कि दोनों हिस्से को लेके चल सके। और मेरी प्राथमिकता हमेशा, ऐसा सिंधिया साहब का कहना है। थोड़ा हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम किसी अर्थशास्त्री से तो बात नहीं कर रहे हैं। रविंद्र रमेश जी को अपनी भूमिका कहीं ना कहीं खतरे में लग रही होगी, ये कहीं मेरे पेशे में कोई और व्यक्ति तो नहीं आ रहा है। पर मैं रजनीश जी आपके पास वापस आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि भाजपा का पहला कार्यकाल जो 15 साल का रहा, वो इस प्रदेश को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के संदर्भ में याद किया जाता रहा। कहीं ऐसा तो नहीं भूपेश बघेल सरकार को अपदस्थ करने की जिद में आपने जो ये योजनाएं अपने हिस्से में ले ली हैं वो चीजें अनदेखा रह जाएंगी? क्या कहते रहे जी, ये खतरा महसूस कर रहे हैं? नहीं, देखिए हिमांशु जी,
यदि हम देखें तो 15 साल में सिर्फ छत्तीसगढ़ को इंफ्रास्ट्रक्चर में संवारने की बात नहीं, बल्कि पूरे यदि हितग्राही मूलक योजनाओं की जो बात किया, उस समय छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति का जो खर्च करने की कैपेसिटी, यदि ये सब चीज देखें तो उसमें अभूतपूर्व आय और हम पूरे देश में बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाले राज्य के रूप में विकसित हुए। तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की जो जीवन है, जो रहन सहन खान पान है, बहुत परिवर्तन आए इन 18 सालों में। लेकिन अभी इन 5 वर्षों में जिस तरह से देखें कि चाहे वो फ्री वेज का कारण हो, चाहे करप्शन हो, चाहे अन्य जो भी कारण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम सारे लगभग ठप थे। यदि 1,06,000 करोड़ की बजट की बात करते हैं, 89%, 90% वो राजस्व व्यय में जाता था, 10%, 12%, 13% पूंजीगत व्यय में, और वो भी आखिरी तक खर्च नहीं हो पाते। और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि छत्तीसगढ़ 10, 15, 20 साल के लिए विकास की दृष्टि से पीछे हो गया। अब ये चैलेंज फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास निश्चित रूप से एक चुनौती है कि हम जो बात लोगों के जीवन में बदलाव के लिए, सुधार के लिए लाए हैं, उसमें भी काम करें और जो रुका हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो भी करें। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति से आप करें, अच्छे मन से करें, करप्शन मुक्त करके करें, पारदर्शिता के साथ करें, तो कोई कठिन काम नहीं है। इसके बहुत सारे उदाहरण है। धान खरीदी में हम 3 साल तक इतने नुकसान में जा रहे थे, अभी इस तत्कालीन सरकार में 6,000 से 10,000 करोड़ का नुकसान में है। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने धान का कोटा बढ़ाया, चावल का, हम 2 साल से उसमें लाभ की स्थिति में आ गए। इसी प्रकार अन्य योजनाओं को भी यदि हम करें तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ न विकास के मामले में पीछे होगी और न हम जिसको मोदी गारंटी के नाम से किए हैं, आप देखिएगा एक एक गारंटी निश्चित रूप से पूरा होगा। और इसके लिए फंड, जैसा कि माननीय बाबा साहब ने कहा कि राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से राजस्व के अन्य स्रोत संसाधन खोजने पड़ेंगे और हो भी सकता है। जब 8,000 करोड़ 95,000 करोड़ जा सकता है तो 1,10,000 1,15,000 करोड़ आने वाला 5 साल में 2 लाख करोड़ भी जा सकता है। मैं एक विधानसभा में जो देखा, समझा और जो एक राजनीतिक अनुभव उसके आधार पे कहता हूं कि आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ का जो बजट होगा लगभग 2 लाख करोड़ के प्लस जाएगा। तो रणजीत सिंह जी कहना है ऐसी भी चुनौतियां हैं, पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है और दोनों क्षेत्रों में काम करके हम साबित भी करेंगे। पर रजनीश जी जो बार बार बात कर रहे थे ना, उसमें करप्शन पर बड़ा जोर दे रहे थे। अगर करप्शन मुक्त हो तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। आप इत्तेफाक रखते हैं कि करप्शन इतना बड़ा विषय है इस पूरे वित्तीय अनुशासन के मामले में, या रजनीश जी को अगला चुनाव दिखाई दे रहा है इसलिए करप्शन का मुद्दा कहीं पीछे ना छूट जाए, तो ऐसी चुनौती के संदर्भ में वो भूल नहीं रहे हैं करप्शन पे बात करना? राजकोषीय नीति और बजट का संबंध है, तो आपको जो उसके आपको जो है आपके रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे और वो किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये एक बात मैं सुन रहा था जो राज्य की विकास को लेकर बात है, तो राज्य के विकास के लिए तो पूंजीगत व्यय इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि आप एक छोटी सड़क बनाते हैं तो उसके बगल में फिर निजी व्यक्ति भी अपना कोई उपक्रम खोलता है। मैं कहता हूँ कि छोटी सड़क है, उसके बगल में कोई एक चाय वाला खोल लिया या कोई होटल खुल गई, तो होता है इसको इकोनॉमिक्स में ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो प्राइवेट सेक्टर का क्राउडिंग इन इफेक्ट होता है, वो भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। तो राज्य का विकास तो पूंजीगत व्यय पे निर्भर करता है और राज्य को एक आगे यदि हमको, जैसे अब भारत में बात चल रही है कि विकसित भारत बनाने की बात है 2047 तक, और छत्तीसगढ़ को यदि आप विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने पड़ते हैं क्योंकि राज्यों के कंपेयर में भी छत्तीसगढ़ बहुत पीछे है, तो उसके लिए आप में इसके सिवा कोई उपाय नहीं है कि आप पूंजीगत व्यय को बढ़ाएं। तो पूंजीगत व्यय को बढ़ाए तो कुल मिलाकर हम बातचीत के पहुंचे तो नई सरकार चुनौतियां पर जो हमारा विषय वो वाकई चुनौती है। विष्णुदेव साय आज शपथ लेने के बाद जो बात बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि विकसित भारत मोदी जी का सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ अपनी भूमिका निभाएगा। तो कब निभाएगा? जब छत्तीसगढ़ भी विकसित होगा। और विकसित छत्तीसगढ़ होने के लिए यहाँ के नागरिकों को तो आर्थिक दृष्टि से सशक्त होना ही है, इस छत्तीसगढ़ का आधारभूत ढांचा भी मजबूत होना जरूरी है। क्या विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई सरकार इन लक्ष्यों को आने वाले 5 सालों में पूरा कर पाएगी? ये दिलचस्पी का विषय रहेगा। हम लगातार निगाह बनाए रखेंगे, पर पहले ही दिन सरकार के
शपथ लेने के बाद। इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए